वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एजुकेशन चैनल में। टुडे इज़ दिसंबर 19th एंड आज कवर करेंगे हम आज का करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स एंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस। ये पहली न्यूज़ ऑब्वियसली अगेन इज रिलेटेड टू फार्मर प्रोटेस्ट एंड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि जो एमएसपी है दैट विल कंटिन्यू एंड फार्मर्स को बातचीत के थ्रू दिस वट एवर प्रॉब्लम इज़ देयर दैट शुड बी सॉल्व। सो इस पर हमने काफ़ी बात कर रखा है एमएसपी के ऊपर। इससे रिलेटेड वीडियो इज़ ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल। जो अगर कोई नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, उस वीडियो को देख भी लेंगे एमएसपी और फार्मर प्रोटेस्ट से रिलेटेड। सो वी विल नॉट गो डीप इनटू दिस। अभी हमें काफ़ी कुछ इसमें क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, देन विल क्लियर इट। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन। तो आंध्र प्रदेश में हुआ ये था कि जो कोर्ट है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, उन्होंने ये ऑर्डर दिया था, ये जजमेंट स्टेटमेंट पास किया था कि आंध्र प्रदेश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ होने का, इसमें जुडिशल इंक्वायरी करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन दिया है कि दिस वट एवर दिस ऑर्डर इज, ये ऑर्डर सही नहीं है। नाउ इसमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। पहली चीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बेसिक प्रियम्बल है या बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा, वो इसी पे है कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव तीनों ब्रांच है अलग अलग, और तीनों की अपनी अपनी इंडिपेंडेंस है, अपने अपने पावर्स हैं, और तीनों को एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई ऐसा प्रेसिंग रीजंस ना हो। नाउ इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा, जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो दिया था। अब ये बात कहते हैं कि आर्टिकल 356 है। आर्टिकल 356 क्या कहता है? आर्टिकल 356 ये कहता है कि ये डील करता है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब संवैधानिक ढांचा बिल्कुल गिर गया है, संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, ये आर्टिकल 356 में डील किया जाता है। और उसके बाद प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो लागू किया जा सकता है। पास्ट में भी कई बार ये ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं कि आर्टिकल 356 के तहत सरकारें गिरा दी गई हैं एंड वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया है। बट ये पावर जो है ये एग्जीक्यूटिव के पास है, एज गवर्नमेंट ने ये कहा कोर्ट में, और ये जुडिशरी इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज़ वन थिंग, कि कोई भी अगर लॉ है, एक्ट है, उसको जो सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशरी है उसको इंटरप्रेट करेगी कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट या बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स, इनको अगर वायलेट कर रही है तो वैसे एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर सकता है कोर्ट। दैट इज़ वन पार्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आईटी एक्ट का एक सेक्शन था 66A, वो कॉन्स्टिट्यूशनल को वायलेट कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि जो फंडामेंटल राइट्स है, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या राइट टू लाइफ हो, उसको वायलेट कर रहा है, तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया उस सेक्शन को। तो इसमें क्या हुआ, उसमें पेटिशन डाला गया, और श्रेया सिंगल केस था वो, श्रेया सिंगल वर्सेस स्टेट। उस केस में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि ये जो 66A है, जिसमें ये था कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो कुछ ऑफेंसिव कंटेंट डालता है, डिफेमेटरी कंटेंट डालता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको वायलेट करता है, तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। नाउ जुडिशरी के पास ये पावर तो बिल्कुल है जुडिशियल रिव्यू का। अदरवाइज जो लेजिस्लेचर है वो गलत कानून बनाएगा, और उस कानून के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, और फिर दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जांपल प्रियम्बल है। प्रियम्बल क्या कहता है हमारा? प्रियम्बल हमारा सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करता है। तो अगर हम डेमोक्रेसी को चेंज करके अगर मोनार्की लागू करने का, इस टाइप का अगर एक्ट लाने लग जाए, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा। अगर आप फिर बात करता है जस्टिस का, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, तो अगर इन चीज़ों को वायलेट करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन इसको स्ट्राइक डाउन कर देगा। उसी तरीके से अलग अलग फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनको ब्रीच करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है पूरी, जुडिशरी के पास, कि उसको स्ट्राइक डाउन कर दे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जुडिशरी जो है, जुडिशियल रिव्यू के तहत कोई भी अगर लॉ है, एक्ट है, कोई भी जजमेंट है,
उसको देखे और आर्टिकल के 31-32 इनके तहत जो एप्लीकेबल रेमेडीज़ है हेबियस कॉर्पस के तहत, मैंडेमस के तहत, उसको जजमेंट में उसको पास करे, जो कि डायरेक्ट करे एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने के लिए। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव का काम है, जैसे आर्टिकल 356, इसमें एक रिपोर्ट दी जाती है जो गवर्नर के थ्रू से रिपोर्ट जाती है, और जो होम मिनिस्ट्री है उसके थ्रू प्रेसिडेंट को व्यू पॉइंट जो उनका मत है उससे अवगत कराया जाता है, और उसके बाद जाके ये आर्टिकल 356 पे डिसीजन लिया जाता है। और किसी भी स्टेट में जो गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन होने के बाद में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो उसका भी प्रोसीजर है, बट दैट प्रोसीजर पासिस थ्रू द एग्जीक्यूटिव, जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू, नॉट थ्रू द जुडिशरी। यही गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट रखा है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ने भी यही चीज़ कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हैज़ एनीबडी सीन एन ऑर्डर लाइक दिस बिफोर, एज द एपेक्स कोर्ट वी फाइंड दिस डिस्टर्बिंग, वी आर स्टेइंग दिस ऑर्डर। ठीक है, तो इसको स्टे कर दिया है कि इस तरीके का जुडिशल कोई जो इंक्वायरी है ये नहीं कंडक्ट किया जा सकता है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटी और एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपको ये बिल्कुल ही ये चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे बीच में पावर बटा हुआ है, जो भारत का संविधान है कैसे पावर बांटता है। और आप ये देखेंगे वायलेटिव ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात इसमें कही गई है ना। मेरा इसमें एक क्वेश्चन है, पॉलिटी में अब तक आई एम श्योर जितने मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आप सभी कंफर्टेबल हो गए होंगे, जो भी स्टूडेंट्स चैनल से जुड़े हुए हैं और पिछले 15 दिन से अगर आंसर्स आप कर रहे हो तो आई एम श्योर आप कंफर्टेबल हो गए हो पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन से। माय क्वेश्चन इज, जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, इसमें आपको कुछ पुराने एग्जाम्पल्स देने हैं, पुराने केसेस देखने हैं, लिखने हैं, जिसमें कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इनके बीच में ऐसे जजमेंट आए कि एक दूसरे की पावर को एनक्रोच किया हो। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं दैट यू हैव टू कोट, वो आप बताएंगे कि ऐसे एग्जीक्यूटिव को लगा कि जुडिशरी ने ओवर रीच किया है, या जुडिशरी को लगा कि लेजिस्लेचर ने ओवर रीच कर दिया है, या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दिया है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको इसमें मिलेंगे, वो आप बताएंगे। खासकर इमरजेंसी के टाइम के जो जजमेंट्स हैं, फेमस जजमेंट्स, उसमें आपको सारे मिलेंगे। तो आप उसमें से निकालिए और लिखिए, दैट विल बी अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू। एंड ये क्वेश्चन भी आपका आएगा ही आएगा, ये सेपरेशन ऑफ पावर पर, चूँकि कई इस तरीके के इंसिडेंसेस हो गए, खासकर आंध्र प्रदेश में लगातार इस तरीके के इंसिडेंसेस हो रहे हैं। जो जुडिशरी है और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में लगातार इश्यूज चल रहे हैं। तो ये दिस इज़ द राइट टाइम कि आप जो मैंने पॉइंट्स बताया कि पास्ट में क्या ऐसे इंसिडेंसेस हैं, उसको यू ब्रिंग इट आउट। ओके, बाकी मैंने आपको समझाया ही कि किस तरीके से ये सेपरेशन ऑफ पावर है, और जो तीनों विंग्स हैं उनको उस पावर के आसपास ही अपनी जो अथॉरिटी है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। एंड इफ़ दे डोंट एक्सरसाइज देन इट विल बी वायलेटिव ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, जो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक तरीके से पार्ट है जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन है, उसको वायलेट किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट हो जाएगा। एंड वी ऑल नो जो फेमस केसेस हैं, चाहे केशव नंदा भारती हो, चाहे गोलकनाथ केसेस हो, मिनर्वा मिल्स केसेस हो, तो इन सब का स्पिरिट ही यही है, बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स, इन्हीं को लेके है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट थिंग, नाउ दैट इज़ एडिटोरियल। तो एडिटोरियल में पहला है एमएसपी। सो एमएसपी पे वेरी क्लियर है एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस में एक वीडियो मैंने डाला हुआ है किस तरीके से 23 कमोडिटीज़ के लिए गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस तय करती है और मिनिमम प्राइस के तहत चीज़ों की खरीदारी करती है। ना ये भी हमने बात किया है कि किस तरीके से जो धान और गेहूं हैं उनकी उपज ज़्यादा होती है, और उसकी उपज ज़्यादा होने से एमएसपी गवर्नमेंट जितना उस पर ख़रीदती है उतना पीडीएस और राशन सिस्टम में यूज़ होने के बावजूद भी काफ़ी बच जाता है, और वो जो बच जाता है वो एफसीआई के गोडाउन में रहता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कल मैंने आपको बताया था कि जो एफसीआई के गोडाउन में जो अनाज था, राशन था, उसको इस बार प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के लिए यूज़ किया गया। मतलब जो लॉकडाउन में लोग फंसे हुए थे या लॉकडाउन में जो लोगों के पास खाना उपलब्ध नहीं था उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया पर फैमिली।
80 करोड़ टोटल राशन कार्ड होल्डर है इंडिया में, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सो दैट इज़ वन यूज़ ऑफ FCI। ये आर्टिकल में ये बात कर रहे हैं कि एक स्कीम था बेसिकली डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम, मतलब पंजाब हरियाणा के अलावा भी बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी MSP पे ये धान और गेहूँ खरीदा जाए। और वो कुछ आंकड़े दे रहे हैं, उस आंकड़े में दे रहे हैं 2000 तक सिर्फ 10% धान और गेहूं खरीदा जाता था। ये पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी जो स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल बिहार है, पूर्वांचल रेस्ट ऑफ द यूपी है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब है। लेकिन 2012 में ये परसेंटेज इंक्रीज होके 25 से 35% हो गया है। और दिस इज़ वन पार्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब ये स्कीम जो है ये स्कीम आया था, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम 97-98 में आया था, और उसका प्लानिंग यही था कि बाकी जगहों पे भी खरीदारी हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि इससे जो बाकी स्टेट्स है वहाँ पे भी जो प्रोक्योरमेंट है PDS के थ्रू में वो इंक्रीज़ हुआ है इन रिसेंट डेज। ओके, एंड उसी तरीके से फार्मर्स को बेनिफिट भी हुआ है जब बाकी जगहों पे हुआ। ये क्यों लाया गया? ये बेसिकली आर्टिकल में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम ये कहते थे कि जो पंजाब हरियाणा में फार्मर्स हैं उन्हीं से ख़रीदा जा रहा है, तो ये एक तरीके से ये काउंटर कर रहे हैं ये डेटा को। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट डेटा, तो मैं आपको आई विल नॉट सजेस्ट कि डायरेक्टली आप इस डेटा को लीजिए, बिकॉज ये है लिखने वाले सम इज़ एट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। ठीक है, तो हम जान लेंगे ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि नहीं, पंजाब हरियाणा से नहीं, बाकी स्टेट से भी ख़रीदा जा रहा है, और ओवरऑल जो किसान हैं उनके उत्थान के लिए और भी चीज़ें करने की आवश्यकता है। बट ठीक है, जब तक वी विल रिलाई ओनली ऑन गवर्नमेंट एजेंसी डेटा, जो गवर्नमेंट डेटा देती है या कोई स्टडी है, कोई कमेटी है, उसके डेटा पे वी विल गो बाय दैट डेटा। और MSP पे हम बात कर चुके हैं, वी नो द स्पिरिट ऑफ द MSP, और MSP का क्या डिस्प्यूट है वो हमें मालूम है। बट मोर और लेस इस आर्टिकल में भी सेम ही चीज़ निकल के आती है कि थोड़ा बहुत 10% इधर से उधर हुआ होगा, लेकिन अभी भी आज की डेट में भी जो मेजर परचेस है वो पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी से ही है। और इसीलिए उनको जब लग रहा है कि MSP बंद हो सकता है, या जो वहाँ के अरथियास जो है उनको डैमेज हो रहा है, तो दैट्स वाई यू सी लॉट ऑफ फार्मर्स फ्रॉम पंजाब हरियाणा प्रोटेस्टिंग एज़ कम्पेयर टू अदर। बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश के फार्मर्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके MSP उनके यहाँ ज़्यादा है ही नहीं, तो उनके वहाँ ज़्यादा लोग अफेक्टेड भी नहीं है। और बिहार में तो APMC का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया है, तो अलग वहाँ पे चीज़ें कमीशन स्टार्ट कर रखा है। सो दिस इज़ द रीज़न। नाउ नेक्स्ट इज़ अगेन रिलेटेड टू पॉलिटी। पॉलिटी की चीज़ें बहुत रहती हैं, जो भी पेपर रहता है उसमें पॉलिटी से रिलेटेड बहुत होता है। तो आपको ज़रूरी ये है कि इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, न्यूज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये ध्यान रखिए। जो न्यूज़ आती है पेपर में तो हर दिन न्यूज़ चेंज होती रहती है, बट उसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट जो है, उसका जो पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। दैट्स वाई आई आस्क यू क्वेश्चन। ऊपर ही मैंने आपसे इसलिए क्वेश्चन पूछा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये नहीं आएगा कि हाँ ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में क्या ऑब्जर्वेशन दिया, बेंगलुरु सिविक बोर्ड पोल्स में क्या ऑब्जर्वेशन था उनका, नहीं। बट हमें ये जानना है कि हुआ क्या। तो यहाँ पे भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट को स्टे कर दिया। क्या था कर्नाटका हाई कोर्ट का ये कि उन्होंने डायरेक्ट किया था स्टेट इलेक्शन कमीशन को, ये कहा था स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि आप 198 जगहों पे इलेक्शन कराओगे। और सुप्रीम कोर्ट ने पहला माई क्वेश्चन, व्हाट इज़ स्टेट इलेक्शन कमीशन? स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है और क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और उसमें कितने मेंबर होते हैं, उनके चेयरपर्सन की क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारा चीज़ आप लिखेंगे कमेंट में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो आप जाइए, सीधा उठाइए, आंसर ढूंढिए एंड देन यू आंसर इट इन कमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, जो लेजिस्लेचर है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर वो इंक्रीज़ कर दी है उसकी सीट्स, तो स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है, मतलब वहाँ की जो विधानसभा है उसकी पावर है कि 150 में इलेक्शन हो कि 200 सीटें में इलेक्शन हो, जितनी अगर। तो इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है इसमें, और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 243ZA2 कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर को देता है, जो राज्य की विधानसभा है उनको ये पावर देता है
कि इलेक्शंस के रिलेटेड और म्यूनसिपैलिटी पंचायत के इलेक्शन से रिस्पेक्ट में वो जजमेंट ले सके। सो आपको ये ध्यान रहे 243ZA, ये पहले भी मैं पूछ चुका हूँ, फिर से मैं पूछता हूँ कि ये जो प्रोविजंस हैं, ये 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं, ये कब इंट्रोड्यूस हुए थे। तो ये आर्टिकल भी आप देख लीजिएगा, ये सब जो पंचायत म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन से रिलेटेड है, तो आपको मालूम होना चाहिए। जिनको नहीं मालूम है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जाके देखेंगे। ओके, सो आप समझ गए। तो इसमें भी ये है कि बेसिकली हाई कोर्ट ने, ये भी एक एग्जांपल जो मैंने ऊपर क्वेश्चन पूछा, ये ओवर रीच कर दिया। मतलब जो काम लेजिस्लेचर की पावर थी कि नंबर ऑफ जो सीट्स है वो बढ़ाने की, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया हाई कोर्ट ने। देन अगेन सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, सेइंग कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है उसके थ्रू गवर्न होना चाहिए। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसे एग्जांपल्स निकालिए और उसमें अपने ऑब्जर्वेशन लिखिए कि क्या लेटली ऐसा हो रहा है कि जो जुडिशरी है वो ओवर रीच कर रही है, लेजिस्लेचर की पावर में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया है, एंड देन उसके थ्रू रन हो रहा है, जुडिशरी के थ्रू रन होने लग गया है। तो ये क्वेश्चंस आएंगे कहीं ना कहीं, ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा पीक पकड़ेगा अभी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट को रिवर्स करना पड़ रहा है। ओके, दिस इज़ जनरल थिंग एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एक इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। इलेक्शन कमीशन की टीम कहाँ जा रही है? ये जा रहे हैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर। नाउ माय क्वेश्चन इज़, आपने स्टेट इलेक्शन कमीशन ऊपर बताया था, नाउ आई विल आस्क अबाउट द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो सेम चीज़, बेसिक चीज़ आई विल आस्क यू कि इलेक्शन कमीशन जो है कैसे उसका चेयरपर्सन अपॉइंट होते हैं, बाकी मेंबर कैसे अपॉइंट होते हैं, और वो कैसे सारे लोग अपॉइंट होते हैं।